नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और आज एक बात और आज मंथन में जानेंगे, एग्जाम की बात, खास बात। और एग्जाम क्या है कि एग्जाम में हम ये देखते हैं कि प्रश्न कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते। ठीक है, क्योंकि नए विद्यार्थी जो आते हैं या जिनको सिलेबस का पूरा नहीं पता होता है, वो इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि टीचिंग मेथड्स में सिर्फ 5 क्वेश्चंस है। तो कई बार हिडन टॉपिक्स भी हमें बहुत हार्म कर जाते हैं एग्जाम के दौरान। आपने हर एक चीज को पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ना है। आज की जो स्लाइड्स है उनमें वो क्वेश्चंस है जो 5 टीचिंग मेथड से कहीं ना कहीं हटके हैं। एक दो क्वेश्चन है टीचिंग मेथड्स के, लेकिन हमें ये पता चलेगा कि उनको कंसल्ट कैसे करना है। हम बहुत इजी वे में उनको कर सकते हैं अगर हमें 4 ऑप्शंस से खेलना आता हो, उनको पढ़ना आता हो, उनका समझना आता हो। हमारी कक्षाओं के दौरान हम विद्यार्थी को इस बात के लिए तैयार नहीं करते कि वो उस टीचिंग मेथड्स को रट लीजिए। हम इस बात के लिए तैयार करते हैं कि 4 ऑप्शन कैसे पढ़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स के माध्यम के बताइए कि आपको इस तरह के ये जो है मंथन सीरीज कैसी लग रही है और किस तरह इंप्रूवमेंट कर रहे हो। उसके साथ आप लोगों के लिए विशेष जानकारी ये है कि सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं जिनमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो सारी भर्ती परीक्षाओं के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप विजिट करें। हम जल्द ही 5 तारीख से, आने वाली 5 तारीख से यानी 5 सितंबर से हम जो ग्रेड सेकंड की और ग्रेड फर्स्ट की लाइव क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी ज्वाइन करें इसको। और जो विद्यार्थी बेसिक जिनका कंप्लीट नहीं है या बेसिक क्लियर नहीं है या टेस्ट में रैंक नहीं आ रही या फिर ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, उनको कहीं ना कहीं विभिन्न टेक्निक्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी। इम्प्रूवमेंट भी होगी और टेस्ट में नंबर भी आने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आप उस दौड़ में शामिल हो सकते हो। तो करते हैं शुरू हमारी क्लास आज की। पहला क्वेश्चन है, टीचिंग कंप्रीहेंशन इज डिफिकल्ट। अब देखो, टीचिंग कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन पैसेज आता है एक, ठीक है। कंप्रीहेंशन पैसेज, जब हम बात करते हैं कि सर ये पैसेज कैसे तैयार करें सर, है ना, पैसेज कैसे तैयार करें, सवाल बड़ा आता है। जब एक विद्यार्थी तैयारी शुरू करता है तो उसके 5-4 सर फ्रेजल वर्ब किया पढ़ा, सर मन तो ईडियम याद को नहीं हुआ, एंटोनिम सिनोनिम को क्या करा करोगा कि पढ़ोगा। और सर पैसेज हल नहीं हो रहा तो हल होगा, ठीक है, हल होगा, बशर्ते आप उस जो है एक लाइन में चल पड़े और उस जो है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को समझ लें, उसको करना कैसे है वो चीज़ें समझ लें। तो सुने जरा, ठीक है। टीचिंग कंप्रीहेंशन इज डिफिकल्ट बिकॉज द रीडर इज नॉट फेमिलियर। रीडर जो है वो फेमिलियर यानी अवगत नहीं है किस चीज़ से, ठीक है, विद द यूज ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज इन पैसेज, ठीक है। पैसेज में जो इडियोमेटिक फ्रेजेज आई है उनसे अवगत नहीं है। दूसरा, विद द ऑथर। अब देखो, किसी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं तो पहले ऑथर को जानना जरूरी होता है क्या, बताइए जरा। उस ऑथर को, है ना, फैमिलियर विद ऑथर का मतलब है ऑथर से पर्सनली जानना, ठीक है। ये कहीं भी उत्तर नहीं बन सकता। विद द एज इन विच द पीस इज रिटन, ये ऑथर का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि मान लीजिए कोई प्रोज से कोई टेक्स्ट आया है, प्रोज से ही आते हैं जनरली, प्रोज से जो टेक्स्ट आया उस ऑथर की जो खासियत हमें नहीं पता है, उसके राइटिंग स्टाइल नहीं पता है, वो बातें हो सकती है, ठीक है। तो वो भी जानना कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है। उसके बाद एज का मतलब जिस समय में ये लिखा गया है उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो क्या एक पैसेज हल करने के लिए पूरी एज पढ़ोगे आप? नहीं, ये भी कहीं ना कहीं उत्तर नहीं है। उसके बाद विद द पैसेज, और पैसेज से तो हम अनजान है ही, इसीलिए हमें क्या नहीं, ये भी उत्तर नहीं होगा। पैसेज ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम ये चीज देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, तब लिखा था अनसीन पैसेजेस, तो उसका मतलब है आपको पैसेज का बताया नहीं जाएगा कि इसमें होगा। तो ये उत्तर करना तो किसी हाल में जो है वो सही हो ही नहीं सकता, गड़बड़ हो जाएगा। क्या कि फैमिलियर विद द पैसेज, फैमिलियर तो करवाते ही नहीं है ना, फैमिलियर होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज आने हैं, तो ये तो कहानी है ही नहीं, ठीक है। तो ये इडियोमेटिक फ्रेज जो है ये वाला उत्तर सही रहेगा। ध्यान से सुने आप, किसी भी पैसेज को हल करते समय ऑथर और उस समय और उस पैसेज तीनों की जानकारी जरूरी नहीं है। तो जानकारी किसकी होनी चाहिए? उसके अंदर शब्द क्या है, इसके अंदर शब्दों को किस तरह से प्रयोग किया गया वो समझ में आना चाहिए। आपके जो भी पेपर में पैसेजेस आएंगे वो अनसीन होंगे, यानी कि आपने पहले कभी शायद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। ये सोच कर डाले जाते, किसी विशेष निर्धारित बुक से, टेक्स्ट से नहीं आते, वो कहीं से भी आ सकते हैं।
तो उसके लिए ऑथर और उस समय की एज और उस पैसेज को पहले पढ़ा हुआ होना। जैसे मान लीजिए खनिज आपके सिलेबस में, तो खनिज के क्वेश्चन खनिज से निकलेंगे। अब खनिज के टॉपिक से खनिज के क्वेश्चन आ गए, ये हो गया क्या, फैमिलियर विद द पैसेज। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब सिलेबस हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसेजेस अनसीन होते हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रैक्टिस अलग से नहीं होती। हम बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना अनसीन पैसेजेस की, तो हम उस बिहेव में आ जाएंगे और वो सही होते चले जाएंगे। याद रखें इस बात को। उसके बाद द स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब देखो ये हमारे सिलेबस में एसओएस अप्रोच के नाम से जानी जाती है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, अप्रोच। स्ट्रेस ऑन, अब देखो ये कभी भी नहीं आएगा स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। किसी भी मेथड में इस तरह का कोई भी प्रकार का कोई फ्रेज नहीं है कि ये मेथड स्पेलिंग पर भी फोकस करता है। दूसरी बात, फ्लुएंसी पर फोकस करता है सीएलटी। ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग, अब स्पीकिंग जो होता है वो जीटी में नहीं होता। दूसरा, डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में, एसओएस में और सीएलटी में, इन सभी में होता है। तो फ्लुएंसी का मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग में होगी फ्लुएंसी। जहां पर फ्लुएंसी होगी वहां पर क्या होगा, स्पीकिंग भी होगी। तो दिए गए तीन जो है ना, ये तीन है, ये इसका उत्तर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें रटाया जाता है भाषा को, क्रैमिंग करवाई जाती है। फ्लुएंसी पर सीएलटी फोकस करता है। तो सीएलटी का फीचर है फ्लुएंसी। क्योंकि मैंने ये नाम सारे क्यों लिखे, जीटी में तो स्पीकिंग होती नहीं, बाकी सब में स्पीकिंग होती है, और इनमें स्पीकिंग के आधार पर फ्लुएंसी पर कोई फोकस नहीं होता, वो सीएलटी में होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पर आप डायरेक्ट मेथड में कह सकते हो, ऑडियो लिंगुअल में कह सकते हो, इनमें हो सकती है, इसमें होती है। तो बाकी बचा, इसका नाम देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये इसका सही उत्तर है। क्यों है? क्योंकि फ्लुएंसी भी है, वोकैबुलरी भी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी है, तीनों ही है एसओएस के अंदर। लेकिन फ्लुएंसी को क्यों माना जाता है? क्योंकि स्पीकिंग है। वोकैबुलरी को क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पैटर्न में कहीं ना कहीं किन्हीं वर्ड को तो डाला जाएगा। अब सुने, उत्तर डी ही क्यों बना, उत्तर 4 नंबर ही क्यों बना? क्योंकि इनमें निर्धारित 275 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें निर्धारित स्ट्रक्चर होते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ाना है, इसलिए कहते हैं कि इनका स्ट्रेस, मुख्य स्ट्रेस रहता है वो निर्धारित स्ट्रक्चर्स पर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर उत्तर रहेगा। ध्यान से सुने, इसमें एक से ज्यादा सही उत्तर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य बात है वो क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसलिए उसका उत्तर 4 नंबर बना। उसके बाद देखिए, द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन। ऑडियो लिंगुअल मेथड किस पे बेस है? ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं होता इसमें, जो किस में होता है, जीटी में होता है। एनालिसिस ऑफ कंटेंट, यही बात सेम आ गई, ये भी नहीं होता। राइटिंग प्रैक्टिस, ये भी नहीं होता। मेमोराइजेशन, डायलॉग्स जो होते हैं, डायलॉग का मतलब यही स्ट्रक्चर। ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो स्ट्रक्चर यानी डायलॉग जो या पैटर्न जो दिए होते हैं, उनको क्या है, बार बार पढ़ पढ़ के याद करना होता है, रट्टा मारना होता है, इसलिए इस पर बेस होता है मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स। डायलॉग्स यानी जो सेंटेंस बोलने हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, मेमोराइजेशन इज द की वर्ड ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, वेयर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द की वर्ड ऑफ एसओएस अप्रोच। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, वाई टेस्टिंग इज नेसेसरी, ये वो टॉपिक है जिनको कई बार ये ना बच्चों को पूछे, टेस्टिंग वाला हो गया कि जी नहीं, टेस्टिंग तो टेस्ट नहीं पढ़े हमने। क्यों नहीं पढ़े? सर ये तो रीट में होता है, हैं? ये टॉपिक अछूता रह जाता है, पढ़ने हैं। और पढ़ना भी क्या है, टाइप्स ऑफ टेस्ट भी पढ़ने हैं, आया हुआ है क्वेश्चन, और टेस्ट के फीचर्स भी पढ़ने हैं। और ये पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या होता है टेस्ट का, नेसेसरी क्यों जरूरी है, टेस्ट को जो है विद्यार्थियों के सामने टेस्ट का आना क्यों जरूरी है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट जो होते हैं उनका आना क्यों जरूरी है। तो पढ़िए जरा, ठीक है। टेस्टिंग इज नेसेसरी, टेस्टिंग बा दुकान वाले को नहीं, ध्यान रखियो, ठीक है, 10 रुपये के को नहीं है। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही बात है। अगर हम टेस्ट ले देंगे या लेंगे तभी पता चलेगा कि हमने या फिर बच्चों ने कितना गेन किया है, अचीव कितना किया है। मैंने पढ़ाया, आपने कितना गेन किया, दैट ये बात बताने वाला कौन है, टेस्ट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही बात है। टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज रिसोर्सेज, लैंग्वेज को जो रिसोर्स उनको यूटिलाइज करना, मेरे को नहीं लगता यह होता ही नहीं है। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, टीचर के बारे में बस इतना बताएगा कि टीचर ने जो मेथड अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, जो स्किल्स ऐड करी है, क्या वो सही है, क्या टीचर के पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो जो है
ये नहीं कहेगा कॉम्पिटेंस का मतलब क्षमता, क्षमता टीचर की नहीं मापेगा टेस्ट, वो तो स्टूडेंट की मापेगा, तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है। ठीक है। प्रमोट द लर्नर, लर्नर को प्रमोट करने के लिए टेस्ट जरूरी है? नहीं। ठीक है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि प्रमोट एक क्लास से दूसरी क्लास में किया जाता है, जो एग्जाम के माध्यम से किया जाता है, तो ये भी नहीं होता। बचे दो, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज भी इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ी होता है टेस्ट, और भी अदर चीजों में होता है। तो उत्तर नंबर 1 कि विद्यार्थी की अचीवमेंट, उपलब्धियां जानने के लिए टेस्ट का प्रयोग किया जाता है या टेस्ट लिया जाता है। आगे चलिए, टीचिंग प्रोज इंक्लूड्स, यह भी प्रश्न। टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड कंपोजिशन, ये 3 वर्ड आते हैं हमारे सिलेबस में, और एक आता है टेस्ट। ये चारों वर्ड जो है, टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड कंपोजिशन, ये तो एक ही यूनिट में होते हैं, और फिर टेस्टिंग में एक अलग आता है टेस्ट। ठीक है। तो टीचिंग ऑफ प्रोज, प्रोज का मतलब है आप लेख पढ़ना, कहानी पढ़ना वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है। प्रोज का मतलब वही पैसेज वाले, तो इनमें रीडिंग स्किल होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, है ना, साइज में बड़े होते हैं, पोइट्री की तरह छोटे नहीं होते। पोइट्री भी ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही छोटी होती है। ठीक है। जो एपिक्स होते हैं वो बड़े बड़े ज़्यादा बहुत लाइनों के होते हैं, मोर देन 1200 लाइन्स होते हैं, लेकिन सामान्यतः पोइट्री छोटी होती है। लेकिन इनको क्या है, इनको एक पैसेज की तरह पढ़ा जाता है, और इनमें रीडिंग स्किल ही होना चाहिए। इनको साइलेंटली रीडिंग में ज़्यादा इनसे लर्निंग होती है, इसलिए रीडिंग स्किल होनी चाहिए। राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग स्किल तो बाद की बात है, आप इनको पहले पढ़ोगे, रीडिंग स्किल डेवलप होगी, उसके बाद आप राइटिंग करने लगोगे। तो इसका प्रोज में रीडिंग होना चाहिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच, ईएलटी एम्फेसाइज ऑन, कल हमने बात करी थी प्रीवियस कक्षा में। ठीक है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रामर पर फोकस नहीं किया जाता। वाई? क्योंकि यहां पर एरर्स पर भी फोकस नहीं होता। उसके बाद थिंकिंग कॉम्पिटेंस, ये भी नहीं होने वाला। ठीक है। थिंकिंग कॉम्पिटेंस ये भी नहीं होने वाला किसी हाल में। क्यों? क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है। वो क्या है, किसी सिचुएशन में हमें बैठा देते हैं और बार बार कम्युनिकेशन कराते हैं, जिनसे फ्लुएंसी डेवलप होती है। उसके बाद राइटिंग कॉम्पिटेंस, ये तो होता ही नहीं है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है, ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है यूज द लैंग्वेज, यूज द लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग करना, इसके माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। तो ये सही उत्तर है 2 नंबर। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा सही नहीं, हमें नहीं पता कि कौन से टॉपिक में से आए, ऐसे भी प्रश्न आएंगे। देयर इज नो सिंगल फुल प्रूफ मेथड ऑफ टीचिंग, फुल प्रूफ है ये, फुल प्रूफ मेथड। ठीक है। ऐसा कोई मेथड नहीं है जो कंप्लीटली ये कह दे कि अंग्रेजी सिखाई देगा। जर्नी देखिए, जर्नी देखिए, जीटी मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, एसओएस अप्रोच, सीएलटी, ठीक है, और बाइलिंगुअल मेथड। इस तरह से ये इतने सारे मैसेज है, जो मेथड्स है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सीएलटी से हमें अंग्रेजी सिखा दी जाएगी। अब इसकी कमियां इसमें पूरी की गई, इसकी कमियां इन दोनों में पूरी की गई, फिर इनकी कमियां इसमें पूरी की गई, फिर ये आया। इस तरह से ये सीरीज चलती है। कोई टीचर किसी मेथड को अपनाता है, कोई किसी को, तो फुली प्रूफ्ड कोई नहीं है इनमें से। तो ये बात बिल्कुल सही है। नो मेथड इज इंटरेस्टिंगली गुड और बैड। ये भी नहीं कह सकते कि जीटी माड़ो है, ओ अच्छो है, इंग्लिश स्पेलिंग बढ़िया है, ऐसे कुछ नहीं कह सकते। ये भी सही बात है। आदमी को ऐसे सीधे कह सकते हैं कि ये ओ दिखण में ठीक है, और ओ माड़ो है, को जो है, काड़ो है, ये भी है, कह सकते नहीं? कह सकते। तो मेथड्स को अगर पढ़े, मैंने जीटी मेथड्स के माध्यम से, जीटी मेथड के माध्यम से कोई क्लास पढ़ाई, ठीक है, बच्चों में इंप्रूवमेंट, लर्निंग मैटर करती है। कोई भी मेथड बुरा या अच्छा एकदम से नहीं कह सकते। ऑल मेथड्स कैन बी अडोप्टेड, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद टीचर्स आर देयर थियोरेटिकल, ये तो है नहीं, टीचर्स आर थियोरेटिकल, ये मेथड की बात है नहीं, तो यही उत्तर रहेगा। टीचर आर थियोरेटिकल पर्सन, पीपल, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि टीचर की एक विशेष कैटेगरी होती है। कोई विशेष कैटेगरी नहीं होती। टीचर्स की पढ़ाने की जो है तरीके बहुत होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है। कोई भी मेथड ये नहीं कह सकता कि अंग्रेजी सिखा देगा, पक्का ही सिखा देगा। कोई भी मेथड ये नहीं है कि बुरा है, और कोई भी मेथड अच्छा भी नहीं है। ठीक है। सारे मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, यस किए जा सकते हैं, एवरीथिंग। एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है, ओपन का मतलब खुला, खुले का मतलब कितने भी आंसर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, कितने भी बड़े हो सकते हैं उत्तर, और कितने भी प्रकार के हो सकते हैं उत्तर। ऐसे क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, जिसका एंड ओपन नहीं है। ठीक है। ओपन एंड, जिसका एंड क्या है, ओपन है, कैसे भी करो। तो जैसे आ जाए 1857 की क्रांति के बारे में आप एक टिप्पणी करिए, तो आप किस तरह से करोगे, यानी मैं मेरी तरीके से करूंगा, आप अपने तरीके से करोगे। ठीक है।
तो ये क्या होते हैं? ओपोनेंट, जिनका ऐसे क्वेश्चन जिनके उत्तर एक से ज्यादा हो, मोर देन वन करेक्ट आंसर, ये सही है, ओनली वन नहीं है, मोर देन, और ये टू करेक्ट आंसर, ये भी नहीं है। तो ओपन एंडेड का मतलब कितने भी आंसर हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। ए क्लोज क्वेश्चन, अब देखो एक ही पेपर में दो एक साथ क्वेश्चंस आ गए, एक ओपन का एक क्लोज का। अब ओपन में ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्लोज में क्या होगा? वन करेक्ट आंसर। ओपन में मोर देन वन करेक्ट आंसर, सही एक से ज्यादा हो सकते हैं, और क्लोज में सिर्फ एक क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आसान है, आसान है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बेसिकली लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। सामान्यतः लैंग्वेज क्या है? एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। एंड लर्नर्स वन लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू। तो देखो, लैंग्वेज टीचिंग क्या है? एक एक्टिविटी है। या लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज एक एक्टिविटी की फॉर्म है। तो इसको पढ़ाया कैसे जाना चाहिए? ठीक है, रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल गलत बात। आप सोचिए, आपने जो अपनी बागड़ी, पंजाबी, हिंदी, जो किसी भी प्रकार की भाषा सीखी घर पे, तो आपने रट्टा मारा क्या? नहीं मारा। तो रट्टा मार के अगर आप जाके बैठो, मान लीजिए आपने किसी से मिलना है और आप पहले रट्टा मारोगे, मैं ये बात करूंगा, और सामने जानते हैं कि और पूछ ले, दिक्कत हो गई। तो रट्टा मारने से कोई भाषा नहीं आएगी। दूसरी बात, मिमिक्री, नकल करने से, क्या हम नकल करके सीख सकते हैं? हैं? नकल करके ये नहीं कह सकते 100% सीख जाएंगे। नकल करना मतलब मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं, हमें आउटपुट भी तो चाहिए। उसके बाद मेथड्स तो नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। सीएलटी के अंदर 6 से 7 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, और कहा जाता है कि इनमें से कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट जो है वो सीएलटी है। और उसके पीछे कारण ये, क्योंकि न्यूली डेवलप्ड है। पीछे वाले 5 मेथड्स है, उनकी कमियों को निकाल के यहां पर सेलेक्ट किया है, उनकी कमियों को यहां पर पूरा किया है, तो माना यह जाता है कि ये जो है ठीक मेथड है, अच्छा मेथड है, सीख जाएगा। तो उसमें एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मिमिक्री भी आपको तंग करेगा, क्योंकि नकल जरूरी है। आपने अपने पेरेंट्स की नकल करी थी, तभी तो आप सीखे थे। उसके बाद देखिए, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू एनेबल द पीपल टू। टीचिंग पोइट्री में जो पढ़ाया जाता है उसमें किस प्रकार की क्षमता विकसित की जाती है? एनहेंस देयर वोकैबुलरी, गलत बात, ये प्रोज में होती है। प्रमोट देयर थिंकिंग पावर, ठीक है, ये भी प्रोज में होती है, लेकिन इसमें भी होती है। मेक देम अवेयर ऑफ ग्रामर, ग्रामर की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। पोइट्री में ऐसी ऐसी बातें होती है, इल्लो वर्ड इन्ना पटकेड़ो, इल्लो इन्ना इया करके लिखेड़ो गड़कियां किया, ठीक है। तो ग्रामेटिकल तो कहता है कि हमारा जो है वो इसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, कुछ ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन पोइट्री में यहां सब्जेक्ट पड़ा है, वर्ब लास्ट में आ गई, है ना। कहीं ना कहीं ग्रामर को ये फोकस नहीं करता। सही होती है, लेकिन ग्रामेटिकली ये नहीं कह सकते कि वर्ब को बीच में ही रखा जाए, ठीक है। वर्ब जो है मिडिल एलिमेंट ही रखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। डेवलपमेंट द टेस्ट ऑफ एस्थेटिक, यानी सौंदर्य प्रेम। सौंदर्य प्रेम ये है, गायन होता है, इसके अंदर पोइट्री को गाया जाता है, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। उसे डेवलप करने के लिए क्या है? पोइट्री को पढ़ाया जाना चाहिए, और पोइट्री के माध्यम से एस्थेटिक जो है सेंसिबिलिटी डेवलप होती है। तो इसका उत्तर 4 नंबर है। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होती है क्या? नहीं होती। मैंने बताया था, गलतियों को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोले ठीक है, होगी तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर, अगर रूल्स ऑफ ग्रामर और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी दोनों एक ही बात है। सीएलटी जब पढ़ाया जाता है क्लास में, तो 4 से 5 शब्द बताए जाते हैं, और भयंकर रूप से वो जो वर्ड्स वो है वो फ्रेजेस पेपर में आती है। और पेपर में आने के बाद आप देखते हो कि सर ये तो वही बात है, वही वर्ड है, लेकिन उन 5-6 वर्ड का एक ही मीनिंग निकलेगा। ग्रामर नहीं होता सीएलटी के अंदर, तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी नहीं होगी, ग्रामर के रूल भी नहीं होंगे। फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशन हो सकता है। मास्टरी ऑफ कंटेंट नहीं मानते। सीएलटी आपको कंटेंट का मास्टर नहीं बनाता कि आपको ये भाषा बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हो। बस वो फ्लुएंसी चाहता है कि गलत पढ़त, अपना बोलते हैं गलत पढ़त बोल दो देखे जाएगी, है। तो वो जैसे भी गलत पढ़त जियां बोलना है, उल्टो सीधो जियां बोलना है, सामला ताई बात पूग जानी चाहिए। फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशन पर फोकस करता है। तो 3 नंबर इसका उत्तर है। मैं बता रहा हूं आपको, इन वीडियोस को देख के आप अगर टीचिंग मेथड्स पढ़ोगे तो भी लर्निंग कर जाओगे। अकॉर्डिंग टू H.G. विडोसन, ठीक है, द बेस्ट वे, 1 मिनट फोटो करो इन। अकॉर्डिंग टू H.G. विडोसन, हाँ, इस तरह से कई बात जो है हम सामान्यतः मानते हैं कि इन पेपर्स में जो है ये डेफिनेशंस वगैरह नहीं आती, कोटेशंस वगैरह, लेकिन एक पेपर में आई हुई है। द बेस्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग
इम्पार्ट का मतलब हमारी तरह हमें सिखा देना। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इज क्या है, थ्रो द रोट मेथड, रोट यानी लर्निंग। ग्रामर रट के नहीं सीख सकते, रोट 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 मोटोड़ माऊ बना को नहीं, रोट का मतलब होता है ना, रोट का मतलब क्रैमिंग, नहीं सिखाया जा सकता। थ्रो द ग्राफिक स्किल्स, कोरगे कौन बताई जाए, इंटरनेट के माध्यम, ये तो बिल्कुल ही सुगला उत्तर है, ठीक है। थ्रो द यूज एंड यूसेज, इसका मतलब आज परंपरागत नोट यूसेज, परंपरागत तरीके से नहीं, परंपरागत तरीका कौन सा है, ठीक है, जीटी मेथड। कैसा, इंग्लिश टू हिंदी, ये परंपरागत है। कहते हैं वर्तमान तरीका अपनाओ यूज करने का, ठीक है, ये परंपरागत शैली छोड़िए आप, 3 नंबर इसका उत्तर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सीएलटी के अंदर हमें भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है, किस तरह से, उसे कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो यहां पर हमारे टीचिंग मेथड्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख पा रहे हो कि 104 तक पहुंचे हम, यानी 24 क्वेश्चन यहां पर आए हुए, तो एक दो ऊपर नीचे रहेंगे आपके। हम आगे स्पोका एमएचएम यानी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन शुरू करेंगे, उसके बाद लिटरेचर। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सहयोग हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। धन्यवाद।